नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पहला स्टेटमेंट है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्य निधि से पूर्णतः संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या किसी भी वर्ग को धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार होगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो ये आपको केवल 2 सही है। पहला स्टेटमेंट जो है वो आपको कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो ये सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का संविधान जो है उसका जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 3 जो है उसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 32 तक है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपको आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक है। 25 से लेकर 29 तक है। तो इसमें आर्टिकल 25 जो है वो कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के स्वतंत्र आचरण तथा प्रचार के प्रावधान। ठीक है, किसी व्यक्ति को अपने धर्म की स्वतंत्रता, धर्म को मानने और धर्म के आचरण और प्रचार का अधिकार है, यानी कि उसको मौलिक अधिकार है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए सभी अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र आचरण के समान हकदार हैं। या किसी भी व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता यानी कि अनुच्छेद 25 के प्रावधानों का पालन करने की स्वतंत्रता है, बशर्ते उसमें कुछ जो है प्रावधान है, जो कुछ नियम है जिसको मानना अनिवार्य है। यानी कि आप धर्म की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप रोड पे जाके और सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक व्यवस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये रेस्ट्रिक्शन है। इस अनुच्छेद में कोई भी बात किसी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी। किसी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी। यह राज्य को कोई कानून लाने से नहीं रोक सकेगी। यानी कि राज्य सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून लाने से नहीं रोक सकता है जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हो। एक्चुअली ये अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटक में एक केस आया था, हिजाब स्कूल के द्वारा स्कूल के द्वारा जो है कुछ बालिकाओं छात्रों को स्कूल जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि उनके द्वारा हिजाब पहन के स्कूल में जाया जा रहा था। तो स्कूल का नियम था कि हिजाब को अलाउ नहीं किया जाएगा, स्कर्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने रोक दिया था। तो वो जितनी भी छात्र थे वो सब हाई कोर्ट चले गए थे और हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं, स्कूल का जो फैसला है वो सही है। तो इस अनुच्छेद 25 जो है इसमें क्या आता है कि कानून जो है मौजूदा कानून के संचालन को कोई प्रभावित नहीं करेगा। यानी कि स्कूल का जो प्रोविज़न है वो आपको मौलिक अधिकार पे जो है वो नहीं मान्य होगा। ठीक है, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि धार्मिक आचरण से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित किया जा सकता है। सामाजिक कल्याण, सुधार, सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोला जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन
की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के स्वतंत्र आचरण और प्रचार का प्रावधान है। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के मंदिर बना सकता है, मस्जिद बना सकता है, धर्म के मामलों में उसका प्रबंधन कर सकता है, यानी कि उसकी जो व्यवस्था है उसको मान के उसके संबंध में कोई आयोजन करना है तो वो कर सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को अधिकार होगा, यानी कि ये जो आपका अधिकार है आर्टिकल 26 का, वो आपको सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए ही इसका पालन करना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सार्वजनिक व्यवस्था से के ऊपर इसको मान लेंगे। नैतिकता यानी कि किसी को ऐसे ही आप किसी को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस ये सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय जो है वो उनको अधिकार होगा कि वो धार्मिक तथा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका रखरखाव कर सकते हैं। इसलिए कथन 3 जो है वो सही है। धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं, चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण कर सकते हैं, कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है, भारत का संविधान जो है उसमें मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने धर्म पे इतना खर्चा किया तो आप इसका कर दो, ऐसा नहीं किया जा सकता है। जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए खर्चों के भुगतान में विशेष रूप से विनियोजित की जाती है, तो इसलिए कथन 1 जो है वो आपको सही है। राज्य के कोष से पूरी तरह से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। अगर सरकार द्वारा कोई स्कूल चलाया जा रहा है जो सरकार का सार्वजनिक संपत्ति उसमें लगा हुआ है, तो उसमें किसी भी धर्म कोई संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक धर्म के बारे में आप पढ़ा दें, आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। इसलिए कथन 2 जो है वो सही नहीं है, इसलिए विकल्प बी जो है उसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह एक तरीका है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि यह एक तरीका है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण किया जाता है। दूसरा है, कॉलेजियम प्रणाली भारत के संविधान में निहित है, तो ये गलत है। ठीक है, तीसरा है, सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम 7 सदस्य है, तो ये भी गलत है। चौथा है, सरकार कॉलेजियम के चयन के बारे में आपत्ति नहीं उठा सकता है, तो ये भी गलत है। स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं, तो ये तीनों जब गलत हो जाएंगे तो ये केवल एक हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखा जाए तो कॉलेजियम प्रणाली जो है वो एक सिस्टम है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है। यह एक प्रणाली है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण किया जाता है, इसलिए कथन 1 जो है वो सही है। कॉलेजियम प्रणाली संविधान या संसद द्वारा जो है वो प्रस्तावित नहीं है, इसके लिए किसी विशिष्ट कानून का निर्माण नहीं किया गया है, यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, इसलिए कथन 2 जो है वो सही नहीं है, यानी कि गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम प्रणाली के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समूह है। ये 7 सदस्यीय समूह नहीं है, 5 सदस्यीय सदस्य समूह है। और उस समय न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश इसमें बने हैं, यानी कि 5 जो सदस्य होते हैं उसमें आपको एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो जाएगा, वर्तमान जज, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और 4 जो है वो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, यानी कि सबसे वरिष्ठतम जो है जज होते हैं वो शामिल होते हैं। तो 5 में आपको एक हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 4 जो है वो वरिष्ठतम जज हो जाएंगे।
तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के संदर्भ में ये 5 सदस्यीय समूह होते हैं। उच्च न्यायालय के कोलिजियम का नेतृत्व तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। अगर आप हाई कोर्ट की बात की जाए, हाई कोर्ट की अगर जजों की नियुक्ति की बात की जाए तो इसमें जो है आपको 3 सदस्य होते हैं। तो 3 सदस्य में एक तो आपको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा उस हाई कोर्ट के उस न्यायालय के 2 अतिरिक्त वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो 30 सदस्य होते हैं। इनके सिफारिश के आधार पर जो है ये 3 सदस्य होते हैं। इनकी सिफारिश के आधार पर सरकार जो है वो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। परिभाषा के अनुसार कॉलेजियम का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। उच्च स्तरीय न्यायाधीशों की भर्ती केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है और कॉलेजियम द्वारा उम्मीदवारों पर निर्णय लेने के बाद सरकार कोई भूमिका नहीं निभाती है। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा जिनको नियुक्त करना है प्रस्तावित नाम केवल सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही सरकार को भेजी जा सकती है। सरकार के पास ये पावर होता है कि वो एक बार जो है उस नाम को पुनः विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम प्रणाली के पास भेजा जा सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम प्रणाली जो है उस नामों को पुनः वापस कर देता है, सिफारिश करता है, तो सरकार बाध्य है नियुक्ति करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते। दूसरा है राज्य परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन। चौथा है ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार ब्याज सहित उत्तरदायी है। उपयुक्त व्ययों में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर लगाया जाएगा? तो इसमें आपको केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर किए जाने वाले व्यय में शामिल हैं। पहला है भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते और कार्यालय संबंधी व्यय, यानी कि एक जो है वो सही है। राज्य परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, साथ ही लोकसभा और के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के वेतन और भत्ते, तो कथन 2 जो है वो भी सही है। ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, जिसमें ब्याज, डूबती निधि प्रभार, मोचन प्रभार, साथ ही ऋण जुटाने और ऋण सेवा मोचन से संबंधित अन्य व्यय भी शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि इसमें शामिल हैं। संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में देय पेंशन भी इसमें शामिल है। किसी ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देय पेंशन जो भारत के क्षेत्र में शामिल किसी भी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता या का प्रयोग करता है, जो कि संविधान के लागू होने से पहले किसी भी समय भारत के डोमिनियन के राज्यपाल के प्रांत में शामिल होने वाले क्षेत्र में अधिकारिता का उपयोग करता है। तो ये आपका हो जाएगा कि राज्य भारत की संचित निधि पर किन किन लोगों का व्यय जो है शामिल है, तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका। इसमें आपको सीएजी जो होते हैं उनकी भी जो वेतन और भत्ते होते हैं वो भी शामिल होता है भारत की संचित निधि पर। किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के किसी निर्णय या डिग्री पुरस्कार को निपटाने के लिए आवश्यक कोई कार्रवाई, किसी न्यायालय के द्वारा अगर कोई जुर्माना लगाया गया है या सरकार को आदेश दिया गया है कि इनको इतना भुगतान दिया जाएगा, तो डिग्री या पुरस्कार के संबंध में, तो वो जो पुरस्कार की राशि होगी वो भारत की संचित निधि से ही देय होगी। इस संविधान या संसद द्वारा कानून द्वारा लगाए गए निर्दिष्ट कोई अन्य व्यय जो होगा वो शामिल होगा, इसलिए कथन विकल्प 1 जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में न्यायोचित और मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृत्व राहत के प्रावधान है? तो अनुच्छेद 42 में है। ठीक है, अनुच्छेद 42 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 में न्याय संगत और मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान किया गया है। राज्य न्याय संगत और मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा, इसलिए विकल्प डी जो है वो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 में ये कहा गया है कि भारत सरकार के कामकाज के संचालन का प्रावधान जो है वो होगा, भारत सरकार की सभी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। ठीक है। राष्ट्रपति के नाम से बनाए और निर्दिष्ट किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किया जाएगा और इस तरह प्रमाणित किए गए आदेश और दस्तावेज की वैधता पर सवाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह राष्ट्रपति द्वारा बनाया और निष्पादित किया गया आदेश है। आदेश और दस्तावेज जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं है, इसलिए इस पर सवाल नहीं किया जाएगा कि राष्ट्रपति ने क्यों किया। ये मंत्रिमंडल के द्वारा इसको किया जाएगा। राष्ट्रपति तो एक माध्यम होता है। राष्ट्रपति भारत सरकार के कामकाज के आसान संचालन के लिए नियम निर्धारित करेंगे, साथ ही मंत्रियों के बीच ऐसे काम का आवंटन भी करेंगे। तो इसलिए आंसर इसका जो है वो आपको सही हो जाएगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।